सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या मंदिर क्लासेस। और आज हम कवर करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो शायद कुछ बच्चों को बहुत डिफिकल्ट भी लगता है, और वो है बायोमोलिक्यूल्स का एक पार्ट जिसे हम लिपिड्स कहते हैं। सो बच्चों, बायोमोलिक्यूल्स के कुछ पार्ट्स हैं जिसमें आप फैट्स पढ़ोगे, लिपिड्स पढ़ रहे हो, और उसके बाद बाकी आप बायोमोलिक्यूल्स पढ़ोगे जिसमें आप न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स, ये सब पढ़ोगे। सो आज हम कवर करने जा रहे हैं लिपिड्स। अब ये लिपिड्स हैं क्या? Lipids are those molecules, those organic molecules, ये वो organic molecules हैं जिसमें कार्बन तो होगा, हाइड्रोजन भी मिलेगा और कुछ मात्रा में आपको ऑक्सीजन भी देखने को मिलता है। सो आइए थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ कि लिपिड्स में क्या क्या होता है या लिपिड्स कितने तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए एक बहुत ही प्यारी सी लाइन लिखी हुई है कि लिपिड्स वो हैं जिनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आएंगे, जिसमें आप फैट्स को पढ़ते हो, ऑयल्स पढ़ते हो और बाकी सारी चीजें पढ़ते हो, बट मेनली फैट्स एंड ऑयल्स पढ़ते हो। उसके बाद आप अगर जानते हो, ये बात बचपन में लिखी गई थी कि सबसे ज्यादा एनर्जी जो दी जाती है वो कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं, बट फिर आपको कंपैरिजन के लिए क्वेश्चन जरूर आता था आपके एग्जाम में। वो क्वेश्चन था कि कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा एनर्जी गिविंग सब्सटेंसेस कौन से हैं? वहां आप फैट्स को मार्क करते थे, यानी कि लिपिड्स को मार्क करते थे। सो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको पता होनी कि कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा आपको हाई एनर्जी यील्डिंग जो मॉलिक्यूल आपकी बॉडी में हुआ है या फिर प्रेजेंट होने चाहिए, वो लिपिड्स हैं। ठीक है, और इनके पास इनका डिफरेंट फंक्शंस होता है एक ह्यूमन की बॉडी में। चलो, अब अगर मैं बात करूं लिपिड्स की, ठीक है, मैं बात करूं लिपिड्स की, तो ये क्या है? ये वो मॉलिक्यूल हैं जो इस तरीके से हो सकते हैं, या तो ये हो सकते हैं सिंपल फैटी एसिड। ठीक है, मान लो ये सिंपल फैटी एसिड्स हैं, ये फैटी एसिड्स हो सकते हैं। ठीक है, या फिर इनमें ये हो सकते हैं ग्लिसरॉल। ठीक है, ये इसमें सिर्फ ग्लिसरॉल भी हो सकता है, और या फिर ये कॉन्जुगेटेड हो सकते हैं। कॉन्जुगेटेड तो राइट वर्ड नहीं है, पर ये हो सकते हैं कुछ इस तरीके के जहां पे आपका फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल दोनों ही प्रेजेंट होगा, जिसे हम ट्रू लिपिड्स या ट्रू फैट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, सो ये जो लिपिड्स हैं बेटा, मैं अगर बात करूं तो ये मैं बात कर रही हूं कि ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक है तो इनमें क्या होगा? कार्बन होगा, और इसमें आपको हाइड्रोजन भी मिल रहा है और आपको कुछ मात्रा में ऑक्सीजन भी देखने को मिलेगा। अच्छा, लिपिड्स जो होते हैं बेटा वो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, ये सॉल्युबल? बताओ, आप अगर तेल डाल रहे हो पानी में तो क्या वो घुल जाता है? नो। तो मैं कह सकती हूं कि ये जो है ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल। और जब भी आप लिपिड्स पढ़ो या कोई भी चीज पढ़ो तो आपको ये पता होना चाहिए, जो आपने फर्स्ट चार्ट पढ़ा था ना, जहां पे आपने बायो मैक्रोमोलिक्यूल एंड बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स करे थे, सो वहां पे आपने पढ़ा था लिपिड्स आर स्ट्रिक्टली नॉट बायो मैक्रोमोलिक्यूल, यानी कि ये बायो माइक्रोमोलिक्यूल की कैटेगरी में, यानी कि ये भले ही इनका जो देखो, इनके साथ दो चीजें थी, अगर आपको याद आ रहा हो कि इनका जो वेट था, मॉलिक्यूलर वेट, वो 800 डाल्टन से कम था, है ना? इनका जो मॉलिक्यूलर वेट था वो लेस देन 800 डाल्टन था, है ना? लेस देन 800 डाल्टन था। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद यहां पे एक और चीज थी कि ये रिटेंटेट थे। क्या थे ये? रिटेंटेट थे। ठीक है, सो यानी कि ये ऊपर यानी बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स के साथ आ गए, तो दोनों ही चीजें थी, इसके साथ दोनों ही चीजें थी। अब जब दोनों ही बातें थी तो हम इसे माने क्या? बायो माइक्रोमोलिक्यूल या मैक्रो। तो एनसीईआरटी आपकी ये लाइन लिखती है कि दे आर स्ट्रिक्टली नॉट द बायो मैक्रोमोलिक्यूल। बायो मैक्रोमोलिक्यूल तो हम इसे नहीं बोलेंगे। देखो, जब कंफ्यूजन हो तो आप सिंपल लेस देन 800 डाल्टन है, स्ट्रिक्टली नॉट द बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, यानी कि ये भले ही रिटेंटेट हैं बट इनका जो साइज है वो 800 डाल्टन से कम है।
ठीक है। सो हमारे लिपिड्स कुछ इस तरीके से होते हैं, और ये क्यों रिटेंटेड बने उसकी कहानी बस ये थी कि ये एग्रीगेट्स की फॉर्म में मिलते हैं। ये कहानी आप पहले पढ़ चुके हो, ठीक है। तो इसलिए मैं सिंपल कह रही हूँ कि ये वाटर इनसॉल्युबल हैं, और इसमें हम सिंपल फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल दोनों की कॉम्बिनेशन भी देख सकते हैं। अब फैटी एसिड क्या है उससे पहले मैं आपको एक चीज समझा देती हूँ कि लिपिड्स को हम किस तरीके से एक तरीके से मैं चार्ट में अगर बताऊं तो क्या करते हैं। लिपिड्स कैन बी ऑफ सिंपल लिपिड्स, ठीक है, सिंपल लिपिड्स हो सकते हैं, या फिर किसी के साथ जुड़े हो सकते हैं, जैसे फॉस्फेट ग्रुप के साथ जुड़ गए या ग्लूकोज के साथ जुड़ गए, तो इसे हम कह सकते हैं कॉन्जुगेटेड लिपिड्स, ठीक है। हम क्या कह सकते हैं, कॉन्जुगेटेड लिपिड्स। और उसके बाद आते हैं हमारे डिराइव्ड लिपिड्स, किसी भी चीज से डिराइव किए गए हुए डिराइव्ड लिपिड्स। अब मैं बहुत ज्यादा डिटेल में इस लेक्चर में नहीं जाऊंगी, वो आप जब हमारी लाइव क्लासेस में आएंगे तब आपको पता चलेगा। बट आप कॉन्जुगेटेड लिपिड्स में क्या क्या पढ़ सकते हो वो मैं बता देती हूँ। जैसे आप इसमें पढ़ोगे फॉस्फोलिपिड, ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स। और क्या पढ़ सकते हो, आप पढ़ सकते हो ग्लाइकोलिपिड। क्या पढ़ सकते हो, ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है। एक क्रोमोलिपिड्स भी होता है, ठीक है। सो ग्लाइकोलिपिड्स, क्रोमोलिपिड्स, इस तरीके के आपको चीजें देखने को मिलेंगी। आपको सिंपल लिपिड्स में क्या देखने को मिलेगा वो भी देख लो। आप इसमें देख सकते हो बेटा फैटी एसिड, जो हम अभी पढ़ेंगे, और आप क्या देखोगे, आप इसमें देखोगे ग्लिसरॉल, ठीक है, आप इसमें देखोगे ग्लिसरॉल, या फिर आप एक ट्रू लिपिड देख सकते हो जिसे हम बोलेंगे जहां पे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल दोनों जुड़ा हुआ मिलेगा। और डिराइव्ड लिपिड्स में आप देखोगे जैसे आप स्टेरॉइड्स वगैरह देख सकते हो, और जो फेमस स्टेरॉइड्स है उसे स्टेरॉल बोलते हैं, और जो मोस्ट कॉमन फाउंड स्टेरॉल है वो है आपका कोलेस्ट्रॉल, है ना, कोलेस्ट्रॉल। और आप इसमें और क्या स्टेरॉल्स के अलावा और क्या देख सकते हो, आप स्टेरॉल्स के अलावा देख सकते हो जैसे कि आपके पास, आपको पता होगा जैसे कि आपके उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं जो हार्मोन्स की तरह काम करते हैं। ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स अराकिडोनिक एसिड से डिराइव किए जाते हैं। सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। देखो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, हमें मेनली आपको मैं यहाँ पे इस लेक्चर में फैटी एसिड के बारे में और ग्लिसरॉल के बारे में, और जब ये जुड़ जाएं और एस्टर बॉन्ड बना लें उसके बारे में बताऊंगी। ये मैं आपको बस एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि आपने पढ़ा है तो आपको याद आ जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे आपको बता रही थी कि स्टेरॉइड्स होते हैं, और उसके बाद यहाँ पे होता है प्रोस्टाग्लैंडिन, है ना, प्रोस्टाग्लैंडिन। सो ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं ये बेसिकली आपके कम्यूटेटर्स होते हैं, यानी कि सेल मीडिएटर्स होते हैं। इसके और भी फंक्शंस होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन वगैरह कराने में मदद करता है। वी आर नॉट गोइंग इन द डिटेल। सो बट एक ही छोटा सा चार्ट है जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, अगर आपने कहीं से पहले से पढ़ा हुआ है तो आपके लिए रिविजन हो जाएगा, ठीक है। सो वापस चलते हैं फैटी एसिड की तरफ। भाई मुझे फैटी एसिड बनाने के लिए क्या चाहिए, मुझे फैटी एसिड बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए कार्बोक्सिल ग्रुप, COOH ग्रुप, ठीक है। अब इस कार्बोक्सिल ग्रुप को मैं किसी एक R ग्रुप से जोड़ देती हूँ, ठीक है। अब ये R कुछ भी हो सकता है, ये इथाइल हो सकता है, ये मिथाइल हो सकता है, या आप ऐसे ही जोड़ते चले जाओ 19 टाइम्स, तो ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो मैं ये कह रही हूँ कि भाई जब मैं ये जोड़ूंगी, मैं जब ये R ग्रुप में जोड़ना है तो मेरे पास चॉइसेस हैं कि मैं सिंपल CH3 जोड़ दूं, मेरे पास चॉइस है कि मैं CH3 CH2 जोड़ दूं, है ना, इथाइल बोलते हैं शायद इसे आप, है ना, इथाइल जोड़ दूं, या फिर मेरे पास चॉइसेस है इसी तरीके से मैं कार्बन नंबर बढ़ाती चली जाऊं, CH3 CH2 CH2 CH2, इस तरीके से बढ़ाती चली जाऊं और 19 बार मैं ये काम करूं। मैं कितनी बार बढ़ाऊं, 19 बार ये मैं बढ़ाऊं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बट आपके लिए काम क्या आएगा, क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, वो आपसे पूछते हैं कि एक फैटी एसिड में, ध्यान से सुनेंगे, कितने कार्बन मिल सकते हैं मैक्सिमम। तो जब क्वेश्चन ये आएगा कि एक फैटी एसिड में आपको मैक्सिमम कार्बन कितने मिल रहे हैं, मैक्सिमम कार्बन, तो बहुत इजी है ये तो निकालना। सबसे पहले मुझे पता है फैटी एसिड में R मिल रहा है और COOH मिल रहा है, तो एक कार्बन तो यहां आ गया, एक कार्बन मैं इसका लिख ही लूं। और R में कितने हैं, R में मैम अभी आपने बताया कि R में हो सकते हैं एक कार्बन
ये एक कार्बन हो सकता है, या फिर इस तरीके से 2 कार्बन हो सकते हैं, या फिर इसी तरीके से अगर मैम आप चले तो 19 कार्बन हो सकते हैं, यानी कि 19 हो सकता है। तो R में कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 19 हो सकते हैं। तो मैं अगर 19 इसको मैक्सिमम मान लूं तो 19 प्लस 1 कितना हो गया? 20। तो एक फैटी एसिड में कितने हो गए कार्बन? आपके 20 कार्बन हो गए। एक फैटी एसिड में आपके पास 20 कार्बन्स हो गए। बात समझ आ गई आपको? बात समझ आई? सो इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। उसके अलावा ये आपको अगर सिर्फ ये पूछ ले कि यार जो R ग्रुप है, ध्यान से सुनेंगे, जो R ग्रुप है जो आप जोड़ रहे हो टू द कार्बोक्सिल ग्रुप, उसमें कितने हो सकते हैं? तो यार R ग्रुप में तो सिर्फ 19 हो सकते हैं ना मैक्सिमम ऑफ R group can be 19 and maximum of fatty acid would be 20 कार्बन की चेन होगी, 20 कार्बन की चेन होगी। ठीक है, मिनिमम पूछ लिया तो बताओ जरा मिनिमम कितना होगा? अच्छा, क्वेश्चन कैसे आता है? रेंज में आएगा। क्वेश्चन कैसे आएगा? रेंज में। मैं अभी आपको दिखाऊंगी एक PYQ, अभी आप सॉल्व करोगे। ये तो था मैक्सिमम, ठीक है, मैं यहां लिख देती हूं, ये था मैक्सिमम, दिस वाज मैक्सिमम। मिनिमम बताओ यार, मिनिमम बताओ। मिनिमम एक फैटी एसिड में कितना होगा जरा बताओ? मैम मिनिमम होगा, एक तो COH तो होगा, ये तो कंपलसरी है, और मिनिमम अगर आप देखो तो ये मिनिमम है, ये मिनिमम है ना, ये मिनिमम है, यानी कि एक, तो यानी कि मिनिमम होगा 2 कार्बन, मिनिमम होगा 2 कार्बन, यानी कि एक फैटी एसिड की जो रेंज होगी वो होगी बेटा 2 से 20 कार्बन की रेंज। समझ आया? यस और नो? अब आगे चलते हैं। ये तो हमारा बना फैटी एसिड, यानी कि ये भी एक लिपिड है। लिपिड्स कैन बी फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल या फिर दोनों का जुड़ाव। तो आओ जरा देखते हैं हम कि ये जो टाइप्स हैं, यानी कि जो फैटी एसिड्स हैं, ये अलग अलग तरीके के होंगे, ये सारे एक जैसे होंगे। सो बेटा फैटी एसिड्स आर मेजरली कैटेगराइज्ड इनटू 2 कैटेगरीज, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब मैम ये क्या बोला? ये सैचुरेटेड का मतलब क्या है या अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है? आओ बेटा समझते हैं। सैचुरेटेड का मतलब है जहां पे आपको डबल बॉन्ड जैसी कोई चीज ही ना मिले, यानी कि नो डबल बॉन्ड। ये तो बहुत ही अलग बात है, यानी कि इनमें सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। अब अगर सिंगल बॉन्ड है तो यानी कि इनकी जो वैलेंसी है वो एकदम खुश है, मतलब इनको 2 जगह हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं है, एक जगह हाथ फैलाया, उसी से दोस्ती करी, उसी के साथ एकदम बढ़िया तरीके से जिंदगी चल रही है। यानी कि ये इनकी जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाइड है, इनकी जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाइड है, बड़े खुश हैं ये अपने आप से, है ना, बड़े खुश हैं, इनको किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो यार एक बात बताओ, अब मैं हीट दे रही हूँ, गर्म कर रही हूँ धीरे धीरे, तो क्या ये तोड़ेंगे अपना हाथ? इजीली तोड़ पाएंगे? नहीं। इनकी दोस्ती गहरी है बेटा, एक वैलेंसी सेटिस्फाइड है इनकी, और एक ही हाथ जोड़ रखा है इन्होंने, ऐसा नहीं कि मल्टीपल हैंड्स जोड़ रखे हैं। सो इनको गर्म करोगे तो इनका जो टेम्परेचर होगा, इन्हें गर्म करने के लिए और गर्माहट देनी पड़ेगी, यानी इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो हाई होगा। और इसी वजह से आप देखोगे कि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, अभी मैं बताऊंगी कि ये किस फॉर्म में होते हैं, क्या ये ऑयल्स की फॉर्म में मिलेंगे, क्या ये घी की बटर की फॉर्म में मिलेंगे, किस फॉर्म में मिलेंगे वो हम देखते हैं। बट जो अभी मैं सैचुरेटेड फैटी एसिड बता रही हूँ उसमें जो मेजर पॉइंट था वो मुझे ये समझाना है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होते हैं वो एक्चुअली में इनमें नो डबल बॉन्ड फाउंड होता है। और ये कौन कौन से तरीके के हो सकते हैं? सबसे पहले जैसे कि अगर मैं बताऊं, आपको याद कौन से करने हैं वो मैं आपको बता दूंगी बेटा, याद कौन से करने, कौन कौन से होते हैं। जैसे पहला है मान लो लॉरिक एसिड, ठीक है, उसके बाद फिर आप देख सकते हो मिरिस्टिक एसिड, ठीक है, फिर आप देख सकते हो पामिटिक एसिड, उसके बाद आप देखोगे स्टीयरिक एसिड, उसके बाद आप देख सकते हो अराकिडिक एसिड। सो बेटा ये कुछ एसिड्स हैं, यानी कि ये कुछ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं जो आपको बताएंगे कि एक्चुअली में ये जो फैटी एसिड्स है इनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो सिंगल बॉन्ड है, यानी कि इनमें जो बॉन्डिंग मिल रही है वो सिंगल बॉन्ड मिल रहा है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है यार, सिंगल बॉन्ड मिल रहा है, दोस्ती तगड़ी है, टेम्परेचर इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, जल्दी इजीली टूटेंगे नहीं। अब एनसीईआरटी
किस बात पे फोकस कर रही है, या आपके नीट में सवाल किससे आएगा, वो दो से आएगा बेटा। एक आएगा आपका पामिटिक और एक आएगा स्टेरिक एसिड। ठीक है, तो इन दोनों को मैं हाईलाइट कर रही हूं। पामिटिक एसिड में जो आपको कार्बन देखने को मिलते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं 16 कार्बन की चेन, और स्टेरिक एसिड में आपको देखने को मिलेगा 18 कार्बन की चेन। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आपको, यानी कि मैंने आपको बताया था ना 1 से लेकर 19 कार्बन हो सकते हैं। सो पामिटिक एसिड में आपको 16 मिलेंगे और स्टेरिक एसिड में आपको 18 मिलेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से दिख सकता है, CH3 और CH2। CH2 कितने टाइम्स होगा वो आप मुझे बताओगे, और COOH। अब ये कितने हो गए, 1 और 2 तो इतना हो गया। अब मुझे 16 बनाने हैं, मुझे 16 बनाने हैं, तो 1 2 3 हो गए। तो मैं इस बीच वाले C को कितनी बार ले लूं, 16 करने हैं ना। सो 16 में से एक यहां गया 15, एक इधर गया 14, एक इधर गया 13, यानी कि 14 टाइम्स। सो 14 15 16, सो 16 यानी कि CH2 14 टाइम्स लोगे, CH3 1 टाइम और COOH। ये कुछ हो जाएगा आपका पामिटिक एसिड। इस तरीके की आपको पामिटिक एसिड की चेन देखने को मिलेगी। और सेम आप स्टेरिक एसिड का बना सकते हो, एल्किटिक एसिड का बना सकते हो, लेकिन हमें पढ़ना क्या है, हमें सिर्फ 2 पढ़ने हैं, वो है पामिटिक एसिड और स्टेरिक एसिड। अब हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड की। ठीक है, अनसैचुरेटेड हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे। बेटा अनसैचुरेटेड इंपॉर्टेंट है जैसे सैचुरेटेड इंपॉर्टेंट है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बेटा क्या है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वो हैं जिसमें आप डबल बॉन्ड्स देखोगे। अब ये भी 2 कैटेगरीज के आ सकते हैं, या तो आप सिंगल डबल बॉन्ड देखोगे, क्या देखोगे, सिंगल डबल बॉन्ड, यानी कि सिर्फ एक डबल बॉन्ड है। ठीक है, या फिर आप मोर देन 2 देखोगे, है ना, 2 या मोर देन 2 और मोर देन 2 देखोगे। सो जब आप सिंगल डबल बॉन्ड देखते हो, मुझे आदत है बादल बनाने की, मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, तो जब सिंगल डबल बॉन्ड देखोगे तो वहां पे आप उसमें एग्जाम्पल पढ़ोगे ओलिक एसिड। ठीक है, और बेटा जब आप 2 या 2 से ज्यादा देखोगे तब आप वहां पे पढ़ोगे, जब आप वहां पे करोगे तो आप यहां पे बाकी एग्जाम्पल्स देखोगे, जैसे कि लिनोलिक एसिड, उसके बाद आता है लिनोलेनिक एसिड। ठीक है, उसके बाद अराकिडोनिक एसिड। अब सवाल क्या आएगा, सवाल ये आ सकता है कि ओलिक एसिड में जो बॉन्ड मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, एक बॉन्ड मिल रहा है ना, सिंगल डबल बॉन्ड, 1 डबल बॉन्ड इज फाउंड, डबल बॉन्ड। तो लिनोलेनिक एसिड में कितना, लिनोलिक एसिड में कितने डबल बॉन्ड्स मिल रहे हैं आपको, इसमें मिलेंगे 2 DB यानी 2 डबल बॉन्ड। लिनोलेनिक में आपको मिलेंगे 3 डबल बॉन्ड, अराकिडोनिक में मिलेंगे आपको 4 डबल बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछ सकते हैं इसमें कार्बन कितने हैं, तो आप इसमें सिर्फ अराकिडोनिक का याद करेंगे क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी में है। अराकिडोनिक में आपको मिलते हैं 20 कार्बन। ठीक है, ये 20 कार्बन की चेन होती है, ये आपको याद करना है क्योंकि ये आपकी एनसीईआरटी आपको क्लियरली देती है। ठीक है बेटा, ये समझ आया। अब आपको ये मैं बता देती हूं यहीं पे, ये जो अनसैचुरेटेड जब इसमें सिंगल बॉन्ड आता है इसे कहते क्या है, आप बताओ। ये सिंगल डबल बॉन्ड है तो मैं क्या कह सकती हूं, इसको मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, है ना, फैटी एसिड। और इसको मैं क्या कह सकती हूं, इसको मैं कह सकती हूं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, कह सकती हूँ फैटी एसिड। तो यार आपको ना इसकी शॉर्ट फॉर्म भी पता होना चाहिए। कोई आपसे पूछ ले मूफा क्या है, मूफा क्या है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, ये फूफा नहीं है, ये मूफा है ना, मूफा। तो मूफा इज मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसमें ओलिक एसिड आता है, यानी सिंगल डबल बॉन्ड पाया जाता है। और पूफा क्या है, पूफा ना कि फूफा। ठीक है, पूफा क्या है बेटा, पूफा है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सो ये पूफा एंड मूफा आर एक्चुअली द टाइप्स ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और आपको पता होना चाहिए कि अनसैचुरेटेड में आपको डबल बॉन्ड्स देखने को मिल रहे हैं। अब डबल बॉन्ड्स मिल रहे हैं यानी कि जो इनकी दोस्ती है यार कहीं ना कहीं कमजोर रही होगी ना, तभी तो एक हाथ इधर और एक हाथ इधर फैला रखा है। और जब हाथ फैला रखे हैं तो हाथ को तोड़ना आसान है, बढ़िया तरीके से टूट जाएगा। यानी हल्की सी हीट दोगे और ये पिघल जाएंगे, हल्की सी हीट दोगे और ये पिघल जाएंगे। अच्छा, जब मैं आपको ये चार्ट बता रही थी, यहाँ पे मैंने आपको फैटी एसिड बताया, ग्लिसरॉल बताया, तो सिंपल लिपिड्स में आपको और क्या
क्या देखने को मिलता है, आप यहाँ पे वैक्स देख लेते हो, है ना, वैक्स देखते हो, और इस तरीके से ही आपकी बाकी सारी डिवीजन होती है। तो सिंपल लिपिड में फैटी एसिड यानी कि सिंपल वाले देखोगे, लिपिड्स में आपको सिंपल फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, फिर वैक्सेस मिलेंगी और इसी तरीके से बाकी सारी चीजें। अब आ जाते हैं हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जहां से आप रिलेट कर पाओगे कि कौन सा सैचुरेटेड है कौन सा अनसैचुरेटेड, ये आप खुद बताओगे। सो मैं डिफरेंशिएट कर रही हूं एक फैट को ऑयल से। अब आप मुझे ये बताना कि कौन सा अनसैचुरेटेड होगा और कौन सा सैचुरेटेड, अपना दिमाग लगा के आ जाओ जरा। सो फैट्स, अच्छा मैंने लिख ही दिया है इस पे, तो आप जरा देख लो। फैट्स जो होते हैं वो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का क्या मतलब है, यानी कि ये इनमें आपको क्या मिलेगा, इनमें आपको सिंगल बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं, सिंगल बॉन्ड। चलो भाई बहुत अच्छी बात है। अब फैट्स में आपको एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ, फिर आप ध्यान से देखते रहना। इसमें आपको घी, बटर, है ना, ये सारी चीजें देखने को मिलते हैं। तो घी सॉलिड होगा रूम टेम्परेचर पे या लिक्विड होगा, सॉलिड होगा, आप सबने देखा है। तो ये सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। अच्छा साथ में करते रहते हैं, जो ऑयल होते हैं वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, यानी कि यहां मुझे मिलेंगे डबल बॉन्ड्स, जिनको तोड़ना आसान है क्योंकि इनकी वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है, वैलेंसी इज नॉट सेटिस्फाइड, और ये लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। आपने देखा है आप जब बर्नी में तेल भर के रखते हो तो वो तेल ही रहता है, ठीक है, वो आपका सॉलिड नहीं हो पाएगा। उसके बाद ये जो होंगे आप जो फैट्स जो निकाल पाते हो, है ना, वो आप कहां से निकाल पाते हो, एनिमल सोर्स से, यानी कि आपने गाय से दूध निकाला, दूध को फिर उसके बाद आप चेंज कर सकते हो किसमें, आप बटर, घी, ये सब निकालने के लिए। बट जब आप बात करते हो ऑयल्स की तो ये डिराइव्ड होते हैं प्लांट से, जैसे कि सनफ्लावर ऑयल, है ना, और बाकी सारे ऑयल्स, सनफ्लावर ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, और उसके बाद बहुत सारे ऑयल्स होते हैं जो आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा फेमस हैं। आप देखते हो ऐड में देखते हो सनफ्लावर ऑयल, है ना, तो सनफ्लावर ऑयल लेना चाहिए। एक सफोला का ऐड आता है ना कि हैप्पी हस्बैंड एंड ऑल दैट। सो वो क्या है, वो ये आपको दिखा रहे हैं कि वो अनसैचुरेटेड फैट्स हैं। अब अनसैचुरेटेड फैट आपकी बॉडी में जरा सी हीट मिलेगी, अब जरा सा भागोगे तो वो टूट जाएंगे। बट आप जब घी खा रहे हो, बटर खा रहे हो, आप भाग लो, अब भागो 10-15 किलोमीटर तक, बहुत मुश्किल में जाकर टूटेंगे क्योंकि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत हाई है। व्हाई? बिकॉज इनकी दोस्ती बहुत अच्छी है, तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत हाई है, बट इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत लो है। इन्हें पिघलाना बहुत आसान है, तेल को गर्म करके और लिक्विड करना और ज्यादा उसकी डेंसिटी को डिक्रीज करना तो बहुत आसान है ना। सो ये सब इसमें आता है। अब आप बताओ, कोई चीज जो आपके शरीर में विस्कोसिटी उसकी अच्छी खासी, मतलब ऐसा है कि वो तुरंत बह जाए, वो ज्यादा अच्छा है या चिपक जाए वो ज्यादा अच्छा है? आप बताओ। जो बह जाए वो ज्यादा अच्छा है, और ऊपर से बह तो रही है, उसके साथ आप जरा सी हीट दोगे तो टूट जाएगी, जरा सी हीट दोगे तो उसके बॉन्ड्स बिखरना शुरू हो जाएंगे। तो बेटा जब ऐसे बॉन्ड्स बिखरना शुरू हो रहे हैं यानी चीजें टूट रही है, मेटाबोलाइजेशन अच्छा हो रहा है, सो यानी कि आपकी बॉडी के लिए क्या जरूरी है, क्या इंपॉर्टेंट है, यानी कि क्या आपको ज्यादा कंज्यूम करना चाहिए, विच वन इज, ज्यादा तो खैर कुछ कंज्यूम नहीं करना चाहिए, विच वन इज बेटर चॉइस, अनसैचुरेटेड या सैचुरेटेड? ऑब्वियसली अनसैचुरेटेड, तभी तो सफोला का ऐड दिखाते हैं, नहीं तो क्यों दिखाएंगे कि तेल में घी में पूड़ियां सेक लो, क्यों दिखाएंगे? डालडा घी में और जो नॉर्मल सा घी है आपका देसी घी, उसमें नहीं दिखाते, ठीक है, उसके पीछे रीजन है, उसके पीछे यही रीजन है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं ग्लिसरॉल की, ठीक है। मैं अभी आपको क्या पढ़ा रही हूँ, लिपिड्स। लिपिड्स में आप फैटी एसिड देख सकते हो, आप ग्लिसरॉल देख सकते हो, और दोनों का मिश्रण भी देख सकते हो। सो ग्लिसरॉल क्या है? ग्लिसरॉल एक्चुअली में एक अल्कोहल कंटेनिंग कंपाउंड है, जिसमें आपका इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, CH2OH, फिर से CHOH, ठीक है, उसके बाद CH2OH, ये आपका ग्लिसरॉल है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? ट्राई हाइड्रोक्सी, है ना, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ रहे हैं, हाइड्रोक्सिल प्रोपेन, ठीक है, ये इसका नाम है और आपकी बुक में भी है, तो अच्छा नाम है, बढ़िया नाम है। यही ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन इज वेरी फेमसली नोन एज ग्लिसरॉल। अब इस ग्लिसरॉल को जब आप जोड़ देते हो किसके साथ? फैटी एसिड के साथ, तो आप बना सकते हो ट्रू फैट, यानी कि ग्लिसराइड बना सकते हो। आओ जरा देखिए, हम बना लेते हैं। तो मैं CH2OH
उसके बाद CHOH, फिर CH2OH। ठीक है, अब मैं यहां जोड़ने जा रही हूं आपका फैटी एसिड। तो यहां पे आप जोड़ रहे हो मान लो COOH और यहाँ पे R ग्रुप मान लो R1। ठीक है, अब जब इन दोनों को जोड़ रहे हो तो भाई बॉन्ड बनना है। बॉन्ड बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पानी निकालना पड़ेगा। तो पानी निकाल दो, पानी निकाल दो। जब आप पानी रिमूव करोगे, जब आप पानी रिमूव करोगे, -H2O करोगे, तो क्या बनेगा? जरा आओ देखो, मैं इरेज यहीं पे कर रही हूँ। ठीक है, इरेज यहीं पे कर रही हूँ। ये पानी निकालो, निकालो जरा पानी। ये निकल गया पानी, ये निकल गया पानी। ठीक है, ये बॉन्ड बनेगा कुछ इस तरीके के। ठीक है, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड O आ जाएगा। ये कुछ इस तरीके का बॉन्ड बनेगा, यानी कि O इस तरीके से बॉन्ड बनेगा ये। ठीक है, अच्छा ये मैंने इधर गलत दिखा दिया है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आपका बॉन्ड देखने को मिलेगा जहां पे आप इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हो। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या करा है? यहाँ पे हमने दिखाया है एक बॉन्ड। ठीक है, एक बॉन्ड को हम दिखा रहे हैं, ये R1। सो यहाँ पे हमने एक फैटी एसिड जोड़ा है। इसी तरीके से आप सेम स्ट्रक्चर दिखा के, आप सेम स्ट्रक्चर दिखाकर आप 2 फैटी एसिड जोड़ सकते हो, फिर 3 जोड़ सकते हो। ठीक है, 3 जोड़ सकते हो। सो इस तरीके से R1 मान लो ये R2 है, ये R3 है, तीसरा फैटी एसिड है। सो यानी कि ये जो बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है, ये जो बॉन्डिंग बन रही है, ये बन रहा है एस्टर बॉन्ड। ये बन रहा है एस्टर बॉन्ड, यानी कि COOH के बीच में और OH के बीच में, यानी कि अल्कोहलिक ग्रुप के बीच में और आपका COOH के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो एस्टर बॉन्ड है। सो एस्टर बॉन्ड में आप क्या पढ़ोगे? आप पढ़ते हो कि यहाँ पर जो बॉन्डिंग हो रही है वो पानी के रिमूवल से हो रही है, यानी कि यहाँ पे भी डिहाइड्रेशन हो रहा है तभी। अच्छा, मुझे अगर ये बॉन्ड तोड़ना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे हाइड्रेशन करना पड़ेगा, मुझे पानी देना पड़ेगा, तब जाके ये टूट पाएगा। ठीक है, सो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के बीच में आपका जो बॉन्ड बन रहा है वो क्या बन रहा है? आपका एस्टर बॉन्ड। अब आपको पता होना चाहिए ये जो मैंने फैटी एसिड्स जोड़े हैं, ये जो 3 टाइप के हैं, ये तीनों अलग अलग भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है, सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग, जनरली अलग अलग होते हैं। और आपको बताऊं सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी। अब मैं आपको बता दूं, जब ये तीनों जुड़ जाते हैं तो मैं अब इसको ट्राइग्लिसराइड कहूंगी, ट्राइग्लिसराइड कहूंगी। आपको पता है अगर मुझे मोनोग्लिसराइड जोड़ना है तो मैं क्या करूंगी? CH2OH, फिर उसके बाद CHOH, उसके बाद CH2OH। मान लो यहाँ पे आपने जोड़ा, यहाँ पे एक, ठीक है, और फिर CR1। ये क्या है? ये मोनोग्लिसराइड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने एक ही फैटी एसिड जोड़ा है। अब डाइग्लिसराइड में क्या हो जाएगा? मैं सेम चीज यहाँ जोड़ दूं। और ट्राइग्लिसराइड क्या था? ये था। सो ट्राइग्लिसराइड इज ट्रू फैट। एक ट्रू फैट होने के लिए मेरे को जरूरी है कि 3 फैटी एसिड जोड़ूं और 1 ग्लिसरॉल जोड़ूं। सो मैं क्या बोल रही हूँ बेटा? यहाँ पे कंक्लूजन लिख रहे हैं हम। कंक्लूजन क्या है बात का? कंक्लूजन ये है कि मुझे अगर एक ट्रू फैट चाहिए अपनी जिंदगी में तो मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा? मुझे 1 ग्लिसरॉल जोड़ना पड़ेगा, 1 ग्लिसरॉल जोड़ना पड़ेगा और मुझे 3 फैटी एसिड्स जोड़ने पड़ेंगे, 3 फैटी एसिड्स जोड़ने पड़ेंगे। और जब ये बन जाएगा तब मैं कहूंगी कि ये एक ट्रू फैट है। ठीक है, बात समझ आई? सो ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जरा आओ पहले 2 क्वेश्चन करवा देती हूँ। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन करते हैं हम। अ टिपिकल फैट मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ, ये क्वेश्चन है नीट 2016 का। किससे बना होता है एक टिपिकल फैट मॉलिक्यूल? किससे बना होगा? 3 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल एंड 1 फैटी एसिड, 1 ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड, 1 ग्लिसरॉल एंड 1 फैटी एसिड। क्या है? 1 ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड। इजी, बहुत इजी है बेटा। अगर आपने कर लिया और तुरंत क्वेश्चन सॉल्व कर लिया उसी टॉपिक से जुड़ा हुआ तो आपको लगेगा आपको सब कुछ आता है। एक और क्वेश्चन दिखाऊं, ये रहा। फैटी एसिड में एक कार्बोक्सिल ग्रुप है जो R ग्रुप से अटैच है। द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन फैटी एसिड में भी क्या क्या हो सकता है? नंबर ऑफ कार्बन इन फैटी एसिड 1 से 19 कार्बन, 2 से 19 कार्बन, 1 से 20 कार्बन या 2 से 20 कार्बन। जल्दी बताओ, ABCD क्या हो सकता है? बिल्कुल सही, 2 से 20 कार्बन है ना। रेंज मैंने आपको बताई थी ना फैटी एसिड की, 2 से 20 कार्बन। अच्छा, ये वाली रेंज किसकी है? 1 से 19 किसकी रेंज है? ये रेंज है आपकी R ग्रुप की।
आर ग्रुप की रेंज है। तो आपको क्वेश्चन अगर पूछ लिया कि आर ग्रुप जो अटैच्ड है उसमें कितने कार्बन है, तो इसकी रेंज होगी 1 से 19 कार्बन। और अगर आपसे पूछा है फैटी एसिड्स में कितना है, तो 2 से 20 कार्बन। ठीक है, अब हम करते हैं कॉन्जुगेटेड लिपिड्स, जिसमें आता है, जिसमें मैं सिर्फ आपको अभी फॉस्फोलिपिड्स पढ़ा रही हूँ, कोलेस्ट्रॉल का आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है। और मैं आपको बता दूं, जो भी डिराइव्ड लिपिड्स होते हैं, सबसे पहले आप ये बात समझ लो, जो भी डिराइव्ड लिपिड्स होते हैं बेटा, वो एक्चुअली में फैटी एसिड नहीं है, उनके अंदर कोई फैटी एसिड नहीं है, बट वो बिहेव करते हैं लिपिड्स की तरह, जिसमें हम कोलेस्ट्रॉल पढ़ते हैं, जिसमें आप यूनिट्स देखोगे। ठीक है, आप कार्बन की रिंग्स देखते हो, 4 कंप्लीट रिंग और 1 अधूरी रिंग होती है। ठीक है, वो कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर आप अपनी बुक से, एनसीईआरटी से पढ़कर जा सकते हो। सो मैं आपको बता रही हूँ फॉस्फोलिपिड में आप फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ते हैं, जिसमें H3PO4 यानी कि आपको जोड़ना है। ठीक है, सो H3PO4 यानी कि P इस तरीके से हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, OH OH OH, इसको आपको जोड़ना है, ये फॉस्फेट ग्रुप को आपको जोड़ना है। सो आप जरा जोड़ते हैं, ये R1 है, ये देखो ये R1 है। ठीक है, इस R1 में क्या है, अच्छा मैंने यहाँ पे पता है एक मिस्टेक कर दी है, इसको आप सब ठीक करेंगे। और इससे पहले भी चलते हैं हम, ये हाँ तभी मेरे को लग रहा था, ये मैंने इसको यहाँ से रिमूव नहीं किया है, यहाँ से हम इसको रिमूव करेंगे क्योंकि ऑक्सीजन है यहाँ पे। ठीक है, ये अब इसको जोड़ते हैं, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये है। सो आपका जो एस्टर ग्रुप हो गया वो क्या हो गया आपका, यहाँ पे H है ना, यहाँ से H2O हट जाएगा। सो आपका एस्टर ग्रुप क्या हो गया, यहाँ से सिर्फ O बचेगा और यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड O। ये आपका एक एस्टर ग्रुप है। ठीक है, उसके बाद एक बार मैं फिर से बनाना सिखा रही हूँ, क्योंकि आपको अगर कंफ्यूजन ना हो, मैं फिर से बनाना सिखा रही हूँ आपको। हम कर रहे हैं इस बार डाइग्लिसराइड। ठीक है, डाइग्लिसराइड बनाना सिखा रही हूँ। मोनो हो गया, ट्राई हो गया। डाइग्लिसराइड कैसे बनाओगे, CH2OH बना लो पहले, फिर CHOH बना लो, फिर CH2OH बना लो। ये क्या बनाया आपने, एक ग्लिसरॉल ले लिया। क्या लिया है आपने, एक ग्लिसरॉल। मैम मुझे डाइग्लिसराइड बनाना है तो मुझे कितने फैटी एसिड्स चाहिए, मुझे 2 फैटी एसिड्स चाहिए। तो 2 फैटी एसिड के लिए आप सबसे पहले COOH लिख रहे हो। ठीक है, और यहाँ पे R1 लिख रहे हो, फिर आप COOH लिख रहे हो, फिर आप यहाँ पे R2 लिख रहे हो, और ये सेकेंड चेन खाली रहेगी। अब यहाँ से आप पानी निकालोगे, रिमूव द वाटर। ठीक है, यहाँ से आप पानी निकालोगे, ये गया पानी, ये गया पानी, यहाँ से रिमूव करो। अब ये रिमूव करोगे तो मैं इरेज कर रही हूँ, जरा यहाँ पे देखो, ये पार्ट में इरेज कर रही हूँ इतना। ठीक है, आपने पानी निकाल दिया। अब ये किस तरीके से दिखने वाला है बेटा आपको, ये कुछ इस तरीके से आपको दिखने वाला है। फिर से अब इस बॉन्ड को इस तरीके से लिख देते हैं। ये जो O बचा है ना, इसकी वैलेंसी 2 होती है, तो इसको हम कैसे लिख देते हैं, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। और ये हो गया, दिख गया आपको, दिख गया कैसे बनाना है हमें। सो ये आपका है एस्टर बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड। सो इसमें कितना है आपके, इसमें बनेंगे 2 एस्टर बॉन्ड। आपके ट्राइग्लिसराइड बनना है तो 3 एस्टर बॉन्ड, मोनोग्लिसराइड तो 1 एस्टर बॉन्ड। ठीक है, इसे भूलना मत, आप C के ऊपर O लगाओगे, साइड में नहीं। उसके बाद हम फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ने की बात कर रहे थे। जब हम फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ने की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो क्या है, ये यहाँ पे एक फैटी एसिड है, यहाँ पे दूसरे फैटी एसिड की चेन है, ये देखो ये दूसरे फैटी एसिड की चेन है। अब उसके बाद जब आप ये देखते हो, ये 3rd कार्बन है ग्लिसरॉल का, यहाँ पे आप क्या जोड़ रहे हो, एक फॉस्फेट ग्रुप। ये रहा मेरा फॉस्फेट ग्रुप, मैंने जोड़ा, यहाँ से पानी निकाला, यहाँ से भी -H2O करा है, इसीलिए सिर्फ बीच में O बच गया है। अब यहाँ पे आप एक अनदर ग्रुप जोड़ सकते हो, एक अलग ग्रुप जोड़ सकते हो। ठीक है, कार्बन कंटेनिंग, और ये अलग ग्रुप जो है ये एक्चुअली में कोलिन है। क्या है, कोलिन ग्रुप है। इस पे भी सवाल आ सकता है, जिसमें क्या होता है CH2 CH2 और फिर N के बाद CH3 CH3 CH3। ठीक है, इसको पहचानने की ये 3 इस तरीके से निकलते हैं, N से जुड़ा होता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग। इसमें 3 मिथाइल ग्रुप होते हैं और यही उसकी पहचान है। तो ये कौन सा ग्रुप है, कोलिन। ये कौन सा है, फॉस्फेट ग्रुप। और बाकी ये जो है ये क्या है, आपकी डाइग्लिसराइड की फॉर्मेशन है, 3rd वाले पे आपका ये पूरा लगा हुआ है। तो क्योंकि मैंने एक लिपिड में किसको जोड़ दिया,
फॉस्फोरस को जोड़ दिया, फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ दिया, तो ये फॉस्फोराइलेटेड ग्रुप है और यहाँ पे मैं कह सकती हूँ इस ग्रुप को फॉस्फोलिपिड। अब ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? आपकी बायो मेम्ब्रेन में। फॉस्फोलिपिड्स पढ़ा है ना? सो वहां पे आप देखते हो आपकी जो लिविंग सेल मेम्ब्रेन होती है, वहां पे आप ये सारी चीजें देखोगे। ठीक है, आपकी बहुत सारी चीजें माइलिन शीथ में भी होता है ना, स्फिंगोमाइलिन करके, और बहुत सारी चीजें हैं, उतना डिटेल में हम नहीं जा रहे। सो हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं और आपको क्वेश्चन के मार्क्स भी मिल चुके हैं आई थिंक। सो मुझे लगता है कि हम एक क्विक रिकैप ले सकते हैं लिपिड्स का। लिपिड्स में आपने पढ़ा है मेरे साथ फैटी एसिड जिसमें R और COH ग्रुप होता है, फिर आपने ग्लिसरॉल पढ़ा है जो ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन होता है, और आपने पढ़ा है एस्टर बॉन्ड। अब ये जो फैटी एसिड्स होते हैं ये खुद दो तरीके के होते हैं, अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड वो होंगे जिसमें आपका, पहले सैचुरेटेड कर लेते हैं, सैचुरेटेड वो होंगे जिसमें आपका डबल बॉन्ड कोई नहीं मिलेगा, आपको सिंगल बॉन्ड मिलेगा, और अनसैचुरेटेड वो होते हैं जिसमें आपको डबल बॉन्ड मिलेगा, जैसे कि लिनोलेक, लिनोलेनिक, अराकिडोनिक, ये सारे। और सैचुरेटेड में आप एग्जांपल पढ़ते हो मिरिस्टिक, लॉरिक एसिड, और आपकी बुक में जो लिखा है पामिटिक एसिड, स्टीयरिक एसिड, ये सारे। ठीक है, सो मैं होप करती हूँ कि बहुत स्पीड में हमने पढ़ा है, बट एक क्विक रीकैप हो गया है, और ऐसी ही और वीडियोस में बनाऊंगी आपके लिए। पर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों के साथ, ताकि मैं अगले टॉपिक को लेकर आऊं और हम फिर से बायोमोलिक्यूल का कोई भी एक टॉपिक उठा लें और रिवाइज कर लें। ये वीडियोस आर जस्ट फॉर रिविजन। यहां से आप सिर्फ एक क्विक रिकैप ले सकते हो, आप अपनी पढ़ाई डिटेल में नहीं कर सकते हो। ठीक है, सो पढ़ाई को करने के लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा हमारी क्लासेस को और या फिर यूट्यूब वीडियोस को। ठीक है, सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।